वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल पर आधारित है। कुछ ही क्षणों में हम आपके सामने एडिटोरियल के साथ उपस्थित हो जाएंगे। जैसा पिछले एपिसोड में करते आए हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर संदर्भ को समझेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग, साथ में कुछ सिनोनिम्स आपको बताते चलेंगे। ये भी बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर का वो हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसको बताने का क्या उद्देश्य है और आपको क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और अब आप उसे कर रहे होंगे और आपको फायदा महसूस हो रहा होगा। सेशन को शुरू करेंगे। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में आखिरकार क्या संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए शब्द सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखते हैं। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं आज ही के द हिंदू का एडिटोरियल। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। सेशन में आपका शुरू से अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है आपके किसी भी स्थिति को लेकर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में फंसते हैं तो ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको संदर्भ नहीं पता है तो आप किसी भी मुद्दे पर लिख नहीं सकते हैं, चाहे वो भाषा कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में आप बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी अच्छी करना चाहते हैं तो भी ये जरूरी है। और अगर आप वोकैब सुधारना चाहते हैं, कुछ नए वर्ड्स अपने डिक्शनरी में जोड़ना चाहते हैं तो भी सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का जो एडिटोरियल है वो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, पता ही है डेमो चल रहा है और आप में से जो भी आपके मित्र हैं, जानने पहचानने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कंसेप्चुअल नॉर्म्स पर आधारित क्लास करें, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको। ये हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको सिर्फ जो मैंने बातें कही है उतनी आती हो, मतलब आप सुनकर लिख लेते हो, देखकर पढ़ लेते हो, काफी है, बाकी हम देख लेंगे। चलिए आज का जो ये एडिटोरियल है वो है वी नीड टू प्रोटेक्ट विशल ब्लोअर्स। क्या है? विशल ब्लोअर्स। अब देखिए ये एक शब्द है विशल ब्लोअर। किसको कहते हैं? कहता है कि अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स ऑन अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डेड एज एंगेजिंग इन एन अनलॉफुल और इमोरल एक्टिविटी। देखिए विशल ब्लोअर ऐसा नहीं है कि आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन विशल ब्लोअर के संदर्भ की जब बात करते हैं तो ये वैसे लोग होते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, ये जर्नलिस्ट हो सकते हैं और ये वो हो सकते हैं जो आपके बीच के हों, मतलब आम जनता में से भी कोई हो सकता है, जिनको समाज में हो रही बुराइयों को जानने, पब्लिकली करने, उसको मतलब डिस्क्लोज करने और वैसा ना हो, वो मतलब अपने देश हित के लिए काम करना चाहते हैं और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज ना उठाने पर वो खुद जांच पड़ताल करके आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, वैसे को ही विशल ब्लोअर कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट राइट टू इंफॉर्मेशन यूजर्स आर फेसिंग डेथ फॉर कीपिंग डेमोक्रेसी अलाइव इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी इटसेल्फ। बिल्कुल यहां पर कह रहा है कि जो मुद्दे की बात है कि कह रहा है इग्नोरिंग द फैक्ट, मतलब इस फैक्ट को इग्नोर करना कि राइट टू इंफॉर्मेशन यूजर्स जितने भी हैं, जिसको हमने विशल ब्लोअर्स कहा, उनकी मृत्यु किस चीज के लिए हो रही है? डेथ किसके लिए हो रही है? डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हो रही है। ये डेमोक्रेसी के लिए खुद एक खतरा है। क्या कह रहा है कि थ्रेट टू डेमोक्रेसी इटसेल्फ। ये क्या है? डेमोक्रेसी के लिए भी खुद एक खतरा है। यहां देखिए क्या कह रहा है, वर्ड्स 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 वाज हेमलेट्स रिप्लाई टू पोलोनियस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू रीड माय लॉर्ड। अब देखिए ये हेमलेट में वर्णित है, ये हेमलेट का रिप्लाई है पोलोनियस को कि सब 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 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू रीड माय लॉर्ड। मतलब यह है कि यहां जो सेंस है कि सारे के सारे सिर्फ शब्द शब्द शब्द, मतलब है कि निरर्थक है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये हेमलेट का एक संदर्भ ऑथर ने शुरू में ही चर्चा किया है कि शायद जो मैं कह रहा हूं अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि दैट इज व्हाट आवर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू। बिल्कुल
ये जो हमारा इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, देखिए यहाँ पर एक करंट अफेयर्स एक सामान्य जानकारी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। ये क्या बन करके रह गया है, घट करके सिर्फ एक शब्द हो गया है जो कि अमूमन मीनिंगलेस हो गया है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर जो वो हेमलेट का संदर्भ वर्णित है वो इसी के लिए कह रहा है, द सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी क्लासिफाइज इट, इसको क्लासिफाई कहां करते हैं, अमंग द टॉप 5 लॉज इन वर्ल्ड। ये जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको वर्ल्ड के 5 जो है टॉप 5 लॉज में इसको क्लासिफाई करते हैं। कहता है द आरटीआई empowers us to participate in the policy making process। आरटीआई जो है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, वो क्या करता है, हमको पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पब्लिक अथॉरिटीज। बिल्कुल हर तरह के पब्लिक अथॉरिटीज के फंक्शनिंग में शामिल होने को मौका देकर के जो है ये हमारे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हमें शामिल होने को मौका देता है। क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी सिटीजंस हैव used to the law to make public authorities accountable and transparent in their functioning। बिल्कुल उनको जवाबदार बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट जो है उनकी फंक्शनिंग हो, ऐसा हो, इसके लिए लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। इस एक्ट के माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका कोई इंटेंशन रॉन्ग नहीं होता है, वो ये चाहते हैं कि जो उनकी फंक्शनिंग हो वो ट्रांसपेरेंट हो। कह रहा है इनफैक्ट द लॉ हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली। अब एक्सटेंसिवली का मीनिंग देखिए क्या है कि वाइडली, आराम से अगर इसको समझे तो काफी बृहद पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। एक्सटेंसिवली बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ सिटीजंस इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट्स, जो है काफी बड़े क्षेत्र से जो शुरुआत मतलब इसका यूज किया जाता है। पहला यहां पर क्या दिया है, एक्टिविस्ट के द्वारा, जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके द्वारा, लॉयर्स है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, लॉयर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, रिसर्चर्स है, जर्नलिस्ट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्डिनरी फॉक। अब फॉक का मतलब देखिए, पर्सन, पीपल, इंडिविजुअल्स, आपके जो नॉर्मल रहवासी हैं, आपके जो आम जनता कह सकते हैं, जो रैंक एंड फाइल कहिए, उनके लिए कहा गया है कि यहां तक कि इसमें आम जनता भी हिस्सेदारी लेते हैं। कह रहा है दे ऑल हैव बीन आस्किंग सिंपल क्वेश्चन एंड परसुइंग आंसर्स ऑन द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। वो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर की खोज करते हैं। यूज ऑफ पब्लिक फंड्स मतलब जो पब्लिक का फंड है, जो भी काम होता है सरकार के द्वारा, जो काम कराया जाता है जो जनता के हित में है, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, पब्लिक वेलफेयर का हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उस फंड की जो यूज होती है, जो उसका उपयोग होता है, उस पर वो क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अनअर्थिंग, अनअर्थ का मतलब होता है खोद कर निकालना, डिग अप, एक्सकेवेट, एक्सह्यूम, डिसइंटर मतलब होता है पता लगाने से। Unearthing corruption of all kinds from the पंचायत level right up to the parliament, up to parliament। मतलब क्या होता है कि ये जो काम करते हैं वो पंचायत लेवल से पार्लियामेंट तक की जो कहीं पर भी जो इनकंसिस्टेंसी दिखती है, जो अनियमितता दिखती है, उनको ऐसा लगता है, तो उसके प्रति वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंड कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो इससे जो है अनियमितता घटती है और लोगों में ये जागरूकता आती है कि गड़बड़ हो रहा है ना। क्या कह रहा है कि द वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ द आरटीआई इज साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन स्पाइट ऑफ आवर करंट रियलिटीज। बिल्कुल आगे देखिए क्या कह रहा है, ये पॉइंट है द किलिंग ऑफ एक्टिविस्ट, है ना, एक्टिविस्ट का मर्डर। अनफॉर्चुनेटली द डेंजरस अंडरसाइड, अंडरसाइड का मतलब होता है द लोअर साइड ऑफ एनीथिंग, बॉटम मतलब छुपा हुआ हिस्सा, है ना, निचला पड़त, of the RTI is manifesting। manifesting का मतलब होता है display, show, exhibit, प्रदर्शित करना, व्यक्त करना। कह रहा है manifesting itself through violent reactions from entrenched interest। entrenched मतलब होता है कि जो मजबूत इंटरेस्ट है, जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना आए, अनियमितताओं से उनको फायदा होता है, वो नहीं चाहते हैं कि ये अनियमितताएं पब्लिक डोमेन में आए, उनको किसी न किसी प्रकार से घाटा हो जाएगा। वो अगर किसी पद पर है तो पद गंवाना पड़ सकता है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो अगले इलेक्शन में उनको घाटा हो सकता है। तो एक्चुअली उनका जो है एक काफी मजबूत जो है इंटरेस्ट उसमें होता है। एंड पावरफुल लॉबीज सिंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट some 100 RTI activists across the country have been killed and several are harassed on a daily basis। देखिए क्या चौंकाने वाली घटना है कि जब से ये RTI एक्ट लागू हुआ है तब से कह रहा है कि कुछ 100 के आसपास आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए हैं और न जाने कितनों को डेली बेसिस पर
हैरेस्ट किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ रियलिटी ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज फॉर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी दैट वी मस्ट सिस्टमैटिकली एड्रेस थ्रू स्ट्रॉन्ग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। यहां पर है एक वर्ड, यहां कोने में है सेफगार्ड। मतलब क्या है कि कह रहा है दिस इज अ रियलिटी ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज, बिल्कुल, जिसको कि कहा कि भाई वर्ल्ड के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज में से एक माना। कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज फॉर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी दैट वी मस्ट सिस्टमैटिकली एड्रेस थ्रू स्ट्रॉन्ग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। बिल्कुल, हमको क्या करना चाहिए, एड्रेस इसको कैसे करना चाहिए, एक सुरक्षा उपाय के साथ। कि हमको यह सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का हम किसी को अधिकार दे रहे हैं और अगर कोई इसका उपयोग कर रहा है तो क्या उसको क्षति हो सकती है, तो अगर हो सकती है तो उसके लिए एक सेफगार्ड होना चाहिए। इसी पर ऑथर ने यहां पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, डिफेंस, यानी सुरक्षा या रक्षा के उपाय। चलिए, कह रहा है कि बिहार इज टर्निंग out to be one of the most dangerous states for RTI activists despite being one of the earliest promoters of the law। अब देखिए क्या कह रहा है कि बिहार जो है वो क्या है, टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेट्स फॉर आरटीआई एक्टिविस्ट। मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए बिहार जो है वो परिवर्तित हो रहा है सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट है ना, हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक राज्यों में से एक। डिस्पाइट किस बात के बावजूद, डिस्पाइट कह रहा है बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रमोटर्स ऑफ द लॉ, जबकि इसके बावजूद हो रहा है कि बिहार जो है शुरुआती तौर में आरटीआई के प्रमोटर्स में से रहा है ना। क्या कह रहा था, स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ डेथ ऑफ आरटीआई यूजर्स। स्टेट का रैंक क्या है, फर्स्ट, यानी पहले नंबर पर है आरटीआई यूजर्स के मौत में। कह रहा है एज मेनी एज 20 आरटीआई यूजर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स since 2010 in different district across Bihar। मतलब क्या कह रहा है, 20 आरटीआई यूजर्स की मौत हुई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अभी 2010 से, since 2010। कह रहा है कि in 2018 6 RTI users were killed for seeking information related to the functioning of public programs and institutions। बिल्कुल, 6 जो है 2018 में अपनी जान गंवाए इस खोज में, पब्लिक इंटरेस्ट वाले खोज में कि भाई क्या है, पब्लिक प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन खोजने में, उनके फंक्शनिंग को लेकर के। कह रहा है दीज ब्रूटल मर्डर्स हैव नॉट ओनली रेज्ड एन अर्जेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंगेजिंग विद द सिस्टम टू सीक अकाउंटेबिलिटी बट आल्सो ऑफ द स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, टाइम बॉन्ड, ग्रीवेंस, रिड्रेसल। ठीक है, ये देखिए, ये अलग अलग 3 वर्ड है, टाइम बॉन्ड, ग्रीवेंस, रिड्रेसल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, टाइम बॉन्ड का मतलब होता है लिमिटेड पीरियड में, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत से, इनजस्टिस से, रॉन्ग से, डैमेज से, और रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण से, उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दीज ब्रूटल मर्डर्स हैव नॉट ओनली रेज्ड एन अर्जेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंगेजिंग विद द सिस्टम टू सीक अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल, जवाबदेही की खोज में जो लगे हुए हैं उनके प्रोटेक्शन की बात यहां पर है, बट ऑल्सो द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस। ये स्टेट की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है कि किस प्रकार के लीगल असिस्टेंस उनको मिल रहे हैं। टाइम बॉन्ड, ग्रीवेंस, रिड्रेसल मतलब है एक नियत समय के अंदर शिकायत निवारण, कंपनसेशन एंड डिग्निफाइड एक्सेस टू जस्टिस टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड। मतलब है कि डिग्निफाइड जस्टिस उस परिवार को मिल सके, उन तक पहुंच सके जिनके फैमिली मेंबर इस फंक्शनिंग और इस पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में जांच पड़ताल और जो है मुद्दों की जो है तलाश में मारे गए, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए। कह रहा अर्लियर दिस मंथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड अ पब्लिक हियरिंग इन पटना वेयर फैमिलीज ऑफ द व्हिसल ब्लोअर्स disclosed that the whistleblowers had been working on issue of public importance and interest, exposing irregularities and corruption, pursuing transparency in the functioning of the public distribution system। कौन सा है देखिए, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आंगनवाड़ी, हाउसिंग स्कीम, इलीगली ऑपरेटिंग हेल्थ क्लिनिक्स एंड सो ऑन। मतलब इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट वाले मुद्दे में अनियमितताओं को, उसकी फंक्शनिंग को वो जांच करने में लगे हुए थे। दे हैड बीन रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट शुड हैव बीन मैंडेटरीली डिस्क्लोज्ड। मैंडेटरीली मतलब होता है अनिवार्य रूप से, एम्बार्गो, टैबू, रिस्ट्रिक्शन, डिस्क्लोज टू द पब्लिक अंडर सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है,
कि आरटीआई एक्ट 4 के अंतर्गत, जो आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसके अंतर्गत ये वो रिक्वेस्ट करते आ रहे थे कि भाई इसको अनिवार्य रूप से पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज किया जाए, इसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे है, किस तरीके से। आंगनबाड़ी का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट का, चाहे वो इलीगली ऑपरेटिंग हेल्थ क्लिनिक्स हो या फिर हाउसिंग स्कीम्स हो, हर तरह की सरकारी जो योजनाएं चल रही है उसकी बात यहां पर कह रहे हैं। फैमिली मेंबर्स एट द हियरिंग आल्सो क्वेश्चनड द एब्डिकेशन। अब देखिए एब्डिकेशन का मतलब होता है छोड़ देना से, त्याग देने से, ठीक है। एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन असिस्टिंग देम टू गेट जस्टिस इन ईच केस। कहता है तो उन्होंने ये भी सवाल पूछा, क्या कह रहा है कि द फैमिली मेंबर्स एट द हियरिंग आल्सो क्वेश्चनड, ये भी सवाल पूछा कि सरकार जो है वो क्या की है, एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी मतलब क्या है कि रिस्पांसिबिलिटी का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन असिस्टिंग देम, उनको असिस्ट करने में कि भाई उनको कैसे न्याय ठीक से मिले, एंड असिस्टिंग देम टू गेट जस्टिस इन ईच केस, ठीक है। इस पर भी सवाल उन्होंने उठाया। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर ऑल द विसल ब्लोअर्स वर परफॉर्मिंग अ बेसिक सिविक ड्यूटी ऑफ पब्लिक विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी, सतर्कता, सर्विलांस, केयर, कॉशन। तो वो क्या है कि उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल द विसल ब्लोअर्स वर परफॉर्मिंग अ पब्लिक बेसिक सिविक ड्यूटी ऑफ पब्लिक विजिलेंस, बिल्कुल, दैट द गवर्नमेंट शुड एनकरेज एंड इनिशिएट टाइमली एक्शन ऑन। बिल्कुल, इसके लिए तो भाई सरकार को इस पर टाइमली एक्शन के लिए जो है वो प्रेरित करना चाहिए, टाइमली एक्शन के लिए कदम उठाना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, है ना। कह रहा है कि द किलिंग ऑफ आरटीआई यूजर्स दैट द गवर्नमेंट शुड एनकरेज द किलिंग ऑफ आरटीआई यूजर्स एंड द इंटिमिडेशन। अब देखिए इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, डांट डपट, है ना, टेरिफाइंग, स्कैरिंग, मेनेसिंग ऑफ देयर फैमिली एज दे स्ट्रगल फॉर जस्टिस। मतलब क्या है कि आरटीआई यूजर्स की जो मौत होती है वो, और फैमिली को जो डराया धमकाया जाता है वो, जो कि वो स्ट्रगल के लिए उनके साथ जो वो लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए इन बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लैक ऑफ एक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड कॉल्यूजन ऑफ द पुलिस। अब देखिए यहां पर क्या है कि वो एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है, ये दिखाता है मुझे वो कि भैया इसमें क्या है कि द रिफ्लेक्टिव ऑफ लैक ऑफ एक्शन, कि सरकार की तरफ से कमी हो रही है, लैक हो रहा है एक्शन में। द गवर्नमेंट एंड कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब होता है सांठगांठ से, ये पिछले दिन की टॉपिक में भी था। मैंने कहा था कि इलीगल जो शराब का काम चल रहा है, जो मूनसाइनर शराब पहुंचा रहे हैं, इसके पीछे पुलिस और पॉलिटिकल पार्टीज का सांठगांठ नहीं है, उनका संरक्षण नहीं है, तो कैसे हो रहा है। वही वर्ड यहां पर है, कॉल्यूजन, इन्वॉल्वमेंट, कंस्पिरेसी, सांठगांठ, मिलीभगत, कॉल्यूजन ऑफ द पुलिस विद पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट टू डिनाई। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि निहित स्वार्थ, कि अगर किसी का पावरफुल जो है बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा स्वार्थ नहीं है तो कैसे इग्नोर किया जा सकता है। कहता है इफ नॉट सबवर्ट जस्टिस। सबवर्ट का मतलब होता है ब्रिंग डाउन, डिसरप्ट, ओवरथ्रो, नष्ट कर देना, भ्रष्ट कर देना। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अ न्यू फ्रेमवर्क। कह रहा है वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर द गवर्नमेंट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैजुअलिटीज एमिनेटिंग फ्रॉम इट्स एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। बिल्कुल हम उस समय में है जहां पर की जानकारी जो ये आती है कि भाई सरकार जो है where the government denies the existence of casualties emanating from its acts of omission and commission। ठीक है, वो सरकार जो है ये इस बात से हमेशा दरकिनार करती है, मना करती है कि जो भाई कैजुअलिटीज निकल करके उनके ओमिशन से आए या कमीशन से आए। This has prompted civil society to maintain lists of persons who lost their lives on account of demonetization, COVID-19 and now RTI। कहता है कि ये उनको मना करता है कि लिस्ट में कम से कम, अक्सर ऐसा होता है 50 लोगों की मौत होती है, 40-30 लोगों की, 20 लोगों की लिस्ट दिखाई जाती है, कहता है कि नहीं नहीं भैया इतनी मौतें नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपने दामन पर लग रहे दाग को बचाने के लिए ऐसा करती है। तो वही चीज यहां पर इन्होंने कहा कि भैया क्या कह रहा है कि दिस हैज प्रॉम्प्टेड सिविल सोसाइटी टू मेंटेन लिस्ट ऑफ पर्सन who lost their lives on account of demonetization, COVID-19 and now RTI, so that the lives of the people, particularly the poor, are not remembered merely as numbers। ठीक है, merely का मतलब होता है purely, solely मतलब completely number के तौर पर जो है वो ना याद रखा जाए। We need to move beyond maintaining a count, है ना, कि हमको इससे बाहर जाना पड़ेगा। काउंट मेंटेन करने से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और काम करने पड़ेंगे। वी नीड टू एडवोकेट फॉर एंड मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सोशियो लीगल सिस्टम
that recognizes RTI users under attack as human right defenders and build a framework that facilitate and protect them in their attempt to pursue issues of public interest. अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि we need to advocate, मतलब क्या है कि हमें जरूरत है उनके पक्ष में बोलने की, उनकी वकालत करने की, किस बात के लिए भाई, एंड मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सोशियो लीगल सिस्टम, एक जो है सोशियो लीगल सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज आरटीआई यूजर्स अंडर अटैक एज ह्यूमन राइट डिफेंडर्स एंड बिल्ड अ फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट देम, उनको सुरक्षित करे इन देयर अटेम्प्ट, किस चीज में भाई, जो वो अटेम्प्ट करते हैं क्या, तलाश करने की, टू परस्यू इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अदरवाइज वर्ड्स इन द आरटीआई लेजिस्लेशन विल रिंग हॉलो। बिल्कुल, मतलब जो हमारे आरटीआई लेजिस्लेशन में जो शब्द कही गई, जो बात कहा गया, वो निरर्थक हो जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर ऐसे होता रहा, ऐसे विसल ब्लोअर्स की मौत होती रही, वो जिस इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बातों को जानने की कोशिश करते हैं, पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करते हैं ताकि अनियमितताएं खत्म की जा सके, और जो भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या हेल्थ से या एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, वो ठीक ढंग से हो सके, वो सारी चीजें फिर यूजलेस हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। कह रहा है there can be a multiple component to such a framework and it is time state government take the lead without waiting for central government। कह रहा है कि भैया इसके लिए क्या हो सकते हैं, there can be multiple component to such framework, और साथ में क्या कह रहा है, it is time, और ये समय क्या है कि state governments take the lead without waiting for central governments to set an example। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके इस पर काम करना होगा, बिना केंद्र सरकार की जो है का इंतजार किए हुए या उनके द्वारा किसी चीज को सेट करने का इंतजार किए बिना जो है स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। कह रहा है फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट डायरेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सपीडिशियसली, इसका मतलब होता है काफी तेजी से, फुर्ती से, है ना, फास्ट, फ्लीट, हेस्टी, क्विक, क्या कह रहा है, एंड इन अ टाइम बाउंड मैनर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इन ऑल केसेस वेयर आरटीआई यूजर्स आर हैरेस्ड। बिल्कुल, उनको क्या करना पड़ेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को यह निर्देशित करना होगा कि भाई तेजी से इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो उनका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो सके। दिस मस्ट इंक्लूड मेकिंग प्रोएक्टिव एफर्ट्स, प्रोएक्टिव मतलब होता है कि आगे बढ़ करके, आगे से, पहले से, है ना, प्रोएक्टिव का एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, प्रोएक्टिव एफर्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपनसेशन टू द विक्टिम्स फैमिली, और अगर कहीं पर ऐसी कैजुअलिटीज होती है तो विक्टिम्स की फैमिली को जो एडिक्वेट कंपनसेशन होता है, जो मुआवजा होता है, वो उनको मिलना चाहिए, ये तय करे। साथ में कह रहा है सेकंड, अवेलेबल एविडेंस क्लियरली शोज दैट द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द मर्डर्ड आरटीआई यूजर्स was information that should have been mandatorily disclosed in public domain under section 4 of the RTI Act। बिल्कुल ये कहा यहां पर कहा जा सकता है कि अवेलेबल एविडेंस ये बताते हैं क्लियरली shows that the information requested by the murdered RTI users was information that should have been mandatorily disclosed, जिसको अनिवार्य रूप से जो है डिस्क्लोज करना चाहिए, कहां पर, पब्लिक डोमेन में। ये कौन कहता है भाई, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 ये बात कहता है। Therefore, the state governments must take immediate efforts to institutionalize proactive disclosure of actionable information। बिल्कुल, इस तरह के जो actionable information है, स्टेट गवर्नमेंट इसको सिक्योर करे कि भाई उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उसको दबाया ना जाए। साथ में क्या कह रहा है कि is this possible? अब यहां पर ऑथर फिर एक सवाल पूछते हैं कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा हो सकता है ना। क्या कह रहा है कि राजस्थान हैज टेकन द लीड इन एक्टिव डिस्क्लोजर, है ना, राजस्थान ने इस एक्टिव डिस्क्लोजर में लीड, आगे बढ़ करके कदम उठाया है। इट्स जन सूचना पोर्टल सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय कर्नाटकास महिती कंजा आर आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल वेज ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर। बिल्कुल, राजस्थान के द्वारा जो ये जन सूचना पोर्टल चलाया गया है, ये कर्नाटका के महिती कंजारा, है ना, फॉलोड बाय कर्नाटकास महिती कंजारा, महिती कनाजा आर, क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एग्जांपल, ये दोनों जो है आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है ऑफ प्रैक्टिकल वेज ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर। बिल्कुल, जो अनिवार्य रूप से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए उसका ये सटीक एग्जांपल है, और जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार कदम उठाएगी तभी राज्य सरकार कुछ करेगी। यहीं पर ये बात कही जा रही है कि अब समय है कि भाई राज्य सरकार आगे बढ़ करके इस पर जो है कदम उठाए, कुछ ऐसा सेट करे। तीसरी बात क्या कह रहा है, थर्ड, इन ऑल केसेस ऑफ थ्रेट्स, अटैक्स और killings of RTI users, the State Information Commission must immediately direct the relevant public authorities to disclose
and publicize all the questions raised and the answers given to the user। अब देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि तीसरी बात कर रहा है कि in all cases of threats, attacks or killings of RTI users, the State Information Commission must immediately direct the relevant public authorities to disclose and publicize all the question raised and the answer given to the user। मतलब है कि जितने भी अगर इस तरह की केस होते हैं, थ्रेट का, अटैक का, किलिंग का, उस केस में जो उस आरटीआई यूजर, उस विसल ब्लोअर द्वारा सवाल पूछा गया है और जो उसका जवाब दिया गया है, दोनों को पब्लिकाइज किया जाए, है ना। क्या होगा इसका? गिविंग वाइड पब्लिसिटी टू सच इंफॉर्मेशन में पोटेंशियली एक्ट एज अ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है बाधक, है ना, एक प्रकार का रोड़ा उसके सामने खड़ा करेगा। किसके सामने? अगेंस्ट द अटैक, अगेंस्ट अटैक्स ऑन आरटीआई यूजर्स एज परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स, है ना। गेट द मैसेज दैट रादर देन कवरिंग अप द मैटर, एनी अटैक वुड इनवाइट इवन ग्रेटर पब्लिक स्क्रूटनी। और स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा, जांच पड़ताल का मुद्दा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि तब उनको लगेगा, परपेट्रेटर्स को लगेगा, ये जब पब्लिकाइज कर देंगे वो मुद्दा जो आरटीआई यूजर्स ने सवाल पूछा और जो जवाब दिया गया है, इसको अगर पब्लिक में उसको पूरी तरह से लाया जाएगा तो इससे क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा परपेट्रेटर्स को, क्रिमिनल्स को, ऑफेंडर्स को कि भैया बेहतर है कि इस मुद्दे को दबाया जाए, ज्यादा हवा देने से ये और बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन जाएगा, है ना। आगे क्या कह रहा है देखिए, इफेक्टिव लेजिस्लेशन, है ना। कह रहा है लास्ट, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इनेक्ट एन इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स। बिल्कुल ये जरूरी है कि विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोई एक्ट हो, है ना, लेजिस्लेशन हो, इफेक्टिव लेजिस्लेशन हो। इन 2016 a Supreme Court bench of Justice T.S. Thakur and Justice A.K. Sikri came down का मतलब होता है criticize और reprimand harshly, rebuke, upbraid। क्या कह रहा है कि heavily on the union government for its reluctance of notify the whistleblowers protection act of 2014 but unfortunately to no avail। मतलब है कि उनको काफी डांट सुनाई इस बात के लिए, है ना, किस बात के लिए भाई? प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहा बट अनफॉर्चुनेटली टू नो अवेल द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, क्या कहा भाई, क्या ऑब्जर्व किया? द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन एब्सोल्यूट वैक्यूम। मतलब है कि पूरी तरह से कुछ नहीं, खाली, पूरा निर्वात, कहीं कुछ नहीं, शून्य, हवा भी नहीं, एब्सोल्यूट वैक्यूम, है ना, which could not be allowed to go on। और इसको बिल्कुल जो है होने नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा चलता रहेगा तो कैसे होगा, है ना। क्या कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट was called upon का मतलब होता है ask, request, urge, appeal to decide on a specific time frame to establish an administrative setup to protect whistleblowers, है ना। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए भैया? कहा गया कि भाई एक समय सीमा के अंदर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में एस्टैब्लिश करे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, किसको भाई? प्रोटेक्ट करने के लिए, विसल ब्लोअर्स को। द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ विसल ब्लोअर इज अ ग्लोबल फेनोमेना एंड हैज बिकम अ रियलिटी, इट कैन नॉट बी विज्ड अवे। विज्ड अवे का मतलब है कि इसको ऐसे छोड़ दिए, कुछ नहीं करे और सोचे कि समस्या समाप्त हो जाएगी, मतलब है छोड़ देने से। तो कहा कि भैया द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ विसल ब्लोअर इज ग्लोबल फेनोमेना। ये ग्लोबल फेनोमेना है और ये वास्तविकता बन चुकी है और इसको जो है ना छोड़ा नहीं जा सकता है ऐसे, भाई मर रहे हैं तो मर रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए। क्या कह रहा है कि वर्ड्स दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए शुरुआत का जो लाइन था ना हेमलेट वाला, वो यहां फिर आ गया कि भैया सिर्फ ये महज शब्द रह गए, सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई इसका असर नहीं है। 8 years have gone by and proposed act has not been notified। 8 साल बीत गए और ये proposed act notify भी नहीं किया गया। कह रहा है कि given this reality, state governments such as those of Bihar and Maharashtra which have recorded the highest number of murders of RTI activists must introduce their own mechanism for protecting whistleblowers। क्या कह रहा है कि given this reality, इस वास्तविकता को समझते हुए, देखते हुए, स्टेट गवर्नमेंट such as those of Bihar and Maharashtra, जहां पर भाई सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा जो है विसल ब्लोअर्स के साथ हैरेसमेंट और थ्रेट देखा जाता है, वहां पर क्या होना चाहिए? which have recorded the highest numbers of murders of RTI activists must introduce their mechanism for protecting whistleblowers by enacting at least a state level whistleblowers protection law। बिल्कुल, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक क्या होना चाहिए?
स्टेट लेवल विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ, इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ आरटीआई यूजर्स, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, ट्रबल, डिफिकल्टी, सैड स्टेट, है ना, इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ आरटीआई यूजर्स, फेसिंग डेथ फॉर कीपिंग आवर डेमोक्रेसी अलाइव इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी इटसेल्फ। क्या लाइन फिर से हुई, क्या कि आरटीआई यूजर्स फेसिंग डेथ, जो ये मौत झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, किस चीज के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, कीपिंग डेमोक्रेसी अलाइव इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी इटसेल्फ, ये एक प्रकार का डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। चलिए अब हम यहां पर वर्ड्स देखें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है विशल ब्लोअर। आपको पता ही है कि ये वो व्यक्ति होता है जो हमारे समाज में हो रहे कुछ अनियमितताओं के लिए सूचना कलेक्ट करता है आरटीआई एक्ट के माध्यम से और उसे बाहर लाने की कोशिश करता है। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है वाइडली, अटरली, ग्रेटली। फॉक का मतलब पर्सन्स, पीपल, इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट्स। अनर्थ का मतलब होता है डिग अप। एक्सकेवेट मतलब होता है पता लगाने से। अंडरसाइड का मतलब होता है छिपा हुआ, निचला हिस्सा, बॉटम, अंडर पार्ट, अंडर सरफेस। मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, शो, एग्जिबिट, एविडेंस। एंट्रेंच का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड। एनक्रॉच, ट्रेंच, मजबूत स्थिति बनाना, अतिक्रमण करना। उसके बाद सेफ गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, डिफेंस, गार्ड। टाइम बॉन्ड का मतलब होता है लिमिटेड टाइम पीरियड। और ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत से, रंजिश से, है ना। आगे देखिए, रिड्रेस का मतलब होता है रेक्टिफाई, रिफॉर्म, करेक्ट, सुधार करना, रिड्रेसल इससे बना हुआ है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है। एब्डिकेशन का मतलब होता है छोड़ना। रिलिंक्विशमेंट, रेजिग्नेशन। विजिलेंस का मतलब होता है सर्विलांस, केयर, कॉशन, ठीक है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, डांट डपट, है ना, टेरिफाइंग, स्कैरिंग, मेनेजिंग। कॉल्यूजन का मतलब इन्वॉल्वमेंट, कंस्पिरेसी, साठगांठ, मिलीभगत। डेटरेंट का मतलब होता है बैरियर, ब्लॉक, इंपेडिमेंट। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स, क्रूक। स्क्रूटनी का मतलब इंस्पेक्शन, सर्वे, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है कम डाउन का मतलब क्रिटिसाइज और रिप्रिमेंड, हार्शली, रिब्यूक और अपब्रेड। अगला वर्ड है अवेल का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, यूज और यूटिलिटी कह सकते हैं, लाभ होता है इसका, है ना। कॉल अपॉन का मतलब होता है आस्क, रिक्वेस्ट, अर्ज, अपील। विश अवे का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब ऐसा ये है कि कुछ भी ऐसा सोच लेना कि भाई कुछ नहीं करना है और धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाएगी। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। उम्मीद करता हूं ये सेशन बड़ा ही मजेदार रहा होगा और आप सबने इसका आनंद उठाया होगा। बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिले होंगे और सही मायने में ये बात समझ में आई होगी। वैसे आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी रखी होगी कि भाई सच का साथ देने वाले, सच के लिए आवाज उठाने वाले को अक्सर कुचल दिया जाता है। और ये विशल ब्लोअर्स है जो हमें हमारे हिस्से की जो चीज हमें सरकार द्वारा दी जाती है उसे पूरी तरह से हम तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इनके लिए एक जरूर सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन का लॉ होना चाहिए। केंद्र सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए और साथ में राज्य सरकार से तो मैं कह रहा हूं, ऑथर ने भी ये कहा है कि भैया ये समय है जहां पर राज्य सरकार को एटलीस्ट विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आना चाहिए ताकि वो जो तलाश करते हैं वो करते रहें और जनता को अधिकांश लाभ मिल सके सरकारी योजनाओं का। क्योंकि अनियमितताएं जो है वो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। इरेगुलरिटीज कहीं ना कहीं फेस करते हैं और जिसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है। बहरहाल हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि हम इन सब के प्रति जागरूक हों। खैर, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, लेकिन अगले दिन फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लर्न इन विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।